हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो देखिए, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट में क्या क्या देख चुके हैं अपन? बेसिक देख चुके हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में जान चुके हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में जान चुके हैं, साथ ही इनके हाफ लाइफ और ग्राफिकल मेथड को अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने का क्या क्या तरीका हो सकता है, यानी एन की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, उसके काफ़ी मेथड होते हैं, जिनमें से पहला मेथड आपका होता है इंटीग्रेटेड रेट मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, थर्ड होता है वन हॉफ्स डिफरेंशियल मेथड, फोर्थ हाफ लाइफ मेथड और फिफ्थ नंबर पर होता है आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, जिनमें से ये दो मेथड हम प्रीवियस क्लासेस में पूरा कर चुके हैं। हम आज आगे के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो उनमें आता है पहले कौन सा, वन हॉफ्स डिफरेंशियल मेथड। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं कि रिएक्टेंट ए आपको प्रोडक्ट पी दे रहा है और इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर है आपका एन। तो यहाँ से आपके पास रेट होने वाली है के सी की पावर एन। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, लॉग लीजिए एक बार। तो लॉग रेट क्या आएगा आपके पास, लॉग के इंटू सी रेस टू द पावर एन। ये क्या है, लॉग ए इंटू लॉग बी। लॉग ए इंटू बी को क्या बोलते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसी चीज़ को आप सॉल्व करके किस तरीके से लिख सकते हो, लॉग के प्लस लॉग सी रेस टू द पावर एन। पर लॉग क्या करता है, अपनी पावर को बाहर फेंकेगा, फेंकिए। लॉग रेट इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस एन लॉग सी। तो क्या अब यहाँ पे आपका एन फ्री नहीं हुआ, और एन फ्री हो गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इजीली निकाल सकते हो। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे, सेम रिएक्शन है, सेम ऑर्डर की रिएक्शन है, पर डिफरेंट कंसंट्रेशन है, यानी डिफरेंट टाइम पर उसने कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। और आपसे पूछे कि या तो आपसे रेट जो बाद में आपको कंसंट्रेशन चेंज की है उसकी रेट पूछ ले, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले, तो उसके लिए वांट ऑफ कैसे हेल्प करने वाला है वो देखते हैं। तो देखो, इस इक्वेशन से क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी रेट किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ से ये इसको लिखा जा सकता है रेशो की फॉर्म में, R2/R1 इज इक्वल्स टू C2/C1 रेस टू द पावर एन। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से एन चाहिए फ्री मोड में, तो क्या करना है, लॉग लेना होगा दोनों तरफ। तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा लॉग R2/R1 इज इक्वल्स टू लॉग C2/C1 रेस टू द पावर एन। इस एन को बाहर फेंकना है, तो लॉग R2/R1 इज इक्वल्स टू एन लॉग C2/C1। ठीक है, यहाँ से आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, लॉग R2/R1 अपॉन लॉग C2/C1। ठीक है, ये क्या है, लॉग A/V। इसको किस तरीके से लिखते हैं, लॉग A माइनस लॉग B। ये भी तो लॉग A/V है, ये भी लॉग A/V है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं फिर, लॉग R2 माइनस लॉग R1 ओवर लॉग C2 माइनस लॉग C1। ठीक है, ये हुआ वांट ऑफ की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। और काफ़ी सारे इससे काम कर सकते हैं, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन है उस पर भी रेट निकाल सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है, कोई रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स पी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल रेट बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि जब ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है तो रेट 4 टाइम्स हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो, यहाँ किस किस के बीच में आपको पता है कि कंसंट्रेशन को चेंज करके रेट को चेंज किया है। तो ऐसा अभी तक हमने एक ही मेथड पढ़ा है, कौन सा, वांट ऑफ मेथड, क्योंकि वहाँ दो रेट्स के बीच में क्या हो रहा था, कंपेयर हो रहा था। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपके पास R2/R1 क्या होता है, C2/C1 रेस टू द पावर n।
शुरुआत में आपने कंसंट्रेशन को C1 ही रहने देना है और रेट को R1 ही रहने देना है, ठीक है। इसको बोल लीजिए क्या कि ये एक ही कंसंट्रेशन है ना। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या करा है, एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है। C2 की वैल्यू अब आपके पास क्या हो गई है, 2C1 हो गई है, ठीक है। तो आपकी रेट जो है इतनी हो गई है, जो पहले जो रेट थी उसका जस्ट डबल 4 टाइम्स हो चुकी है। कितना हो गई है, 4 टाइम हो गई है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखते हैं। ये हुआ आपके पास 4R1 ओवर R1 इज इक्वल्स टू 2C1 ओवर C1 रेज़ टू द पावर n। उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से n निकालने के 2 मेथड हैं। एक तो है लॉग लेना, ठीक है, लॉग आप ले ही लोगे कि दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग अपनी पावर को बाहर फेंकेगा और आंसर आएगा। दूसरा यहाँ देख रहे हो काफ़ी इजी आपको पॉइंट आ गया है। आपको पता है कि 2 की कौन सी पावर होती है जिसकी वैल्यू 4 होती है, तो 2 की पावर 2 ही होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से मैथमेटिकली है ना, और किस तरीके से अप्रोच करते हैं कि हमें यहाँ बेस सेम करना है। कीजिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को 2 रेज़ टू द पावर 2 और ये 2 की पावर n है। तो यहाँ बोलेंगे कि क्या है, ये बेस है, ये बेस क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तब यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। आपको इतना नहीं पढ़ना है तो आप सीधे ये सोचिए कि किसकी पावर होती है, 2 की कौन सी पावर होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 रिएक्टेंट हैं A प्लस B और आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको क्या कंडीशन दी हुई है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A डबल, तो रेट कैसी हो जाती है आपकी, डबल हो जाती है। ये तो हुआ केस 1, ठीक है। दूसरा साथ में आपको क्या दिया हुआ है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B दोनों को एक साथ डबल किया जाता है तो रेट हो जाती है आपकी 8 टाइम। ये हो गया आपका क्या, केस 2, ठीक है। तो आपसे पूछा है इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ निकालना है। तो देखो 1/2 से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं। दूसरा इसका यूज़ देखेंगे क्या, रेट लॉ को निकालने का। तो हमें रेट लॉ निकालना है, तो इसमें मैं लेट कर लेती हूँ कि आपके पास रिएक्शन है A प्लस B गिव्स P। तो मैंने इसके लिए जो रेट लॉ माना, अभी तो शुरुआत में मानना ही होगा, इस तरीके से मान लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, x और y की वैल्यू को निकालना है, उनको यहाँ पुट करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, रेट लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको केस फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाती है। तो 1/2 का यूज़ करेंगे और केस फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट में आपको 1/2 क्या कहता है, यहाँ लिख लीजिए केस फर्स्ट। आपके पास ये क्या आएगा, C2 ओवर C1 रेज़ टू द पावर n। आपको दिया हुआ है कि यदि कंसंट्रेशन जो है उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो रेट आपकी कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। पुट करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर, तो ये आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, बेस सेम है, पावर सेम होंगी और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बस किसके रेस्पेक्ट में निकाला है हमने, A के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू A का ही तो हमने अभी तक केस यूज़ किया है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो यहाँ सीधे x भी पुट कर सकते हो, क्योंकि A के लिए हमने रेट लॉ में जो ऑर्डर माना है वो क्या माना है, x माना है। दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में आपके पास A और B दोनों साथ हैं, ठीक है। A और B दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। इसका मतलब A2 जो है, अब A2 और A और B की फॉर्म में ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। तो A2 आपका इनिशियल का डबल है, B2 भी आपका इनिशियल का क्या है, डबल है। तो इन दोनों केस में आपकी जो रेट है वो कैसी हो जाती है, इनिशियल की 8 टाइम हो जाती है। तो अब आपके पास वन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाती है, R2 ओवर R1 इज़ इक्वल्स टू A2 ओवर A1, ठीक है। हमने अब यहाँ x और y की फॉर्म में ही ले लीजिए, जो है अपन ने माना है ऑर्डर रिएक्शन, ये y, ठीक है।
रेट आपकी हो रही है 8R1/R1। A2 की कंडीशंस लगाते हैं। अब देखो x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सीधे वही पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही अननोन निकलता है। एक बात याद रखना, इक्वेशंस में जितने भी अननोन होंगे, क्वेश्चन में आपके पास जितने अननोन होंगे ना, उतनी ही आपको वो इक्वेशंस देगा। यहाँ कितने अननोन हैं? 2 अननोन हैं, x और y। तो आपको देखो केस भी क्या दे दिए, 2 दे दिए, ठीक है। वो अपने आप आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें देगा। B2 की कंडीशन लगाते हैं। B2 की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कीजिए। यहाँ से आएगा 8 = 2 y। ये आपके पास हो जाएगा 8/2 करेंगे तो 4, इस तरीके से। और इस चीज़ को 2 y। अब यहाँ बेस सेम है, पावर सेम होंगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसे रेट लॉ में पुट कीजिए, तो आपके पास रेट लॉ होगा कि a⁻1 b⁻2, ठीक है। तो यहाँ आपने देखो 2 काम किए हैं। पहला काम किया है ऑर्डर निकालने का विद रिस्पेक्ट टू a और विद रिस्पेक्ट टू b, और उसके बाद उसे रेट लॉ में क्या कर दिया है, जमा दिया है, और आपके पास रेट लॉ भी वांट ऑफ मेथड से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपको एकदम बिल्कुल सीधा दे कंसंट्रेशन। आपको क्या कर सकता है, वो वॉल्यूम भी उसमें ऐड कर सकता है। किस तरीके से कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है a + b, आपको दे रहे हैं प्रोडक्ट पे, और रेट लॉ आपको खुद ही उसी ने दिया हुआ है क्या, कि रेट आपके पास क्या है, KA²B, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन है वेसल का, वो क्या कर दिया है, रिड्यूस टू हाफ। वॉल्यूम जो है वेसल का वो हाफ कर दिया है। तो आपको रेट बतानी है कि हाफ करने के बाद रेट क्या हो जाएगी, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। आपको रेट दी हुई है क्या, कि a⁻²b, ठीक है। और कंडीशन क्या दी हुई है कि बाद में जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का जस्ट हाफ कर दिया गया है, ठीक है। वॉल्यूम में और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है कि कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, वॉल्यूम के। कोई नई चीज़ नहीं है ये। कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो, मोलरिटी कैसे निकालते हो, इसी तरीके से तो निकालते हो, मोल अपन वॉल्यूम। तो यहाँ से कंसंट्रेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, वॉल्यूम क्या आ रही है। वॉल्यूम को हाफ किया है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। करते हैं। ये आपके पास रेट 1 है, इसको R1 लिख लीजिए, R2 निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया है, कंसंट्रेशन क्या कर दी हैं आपने, डबल कर दी हैं। एक की जगह क्या आने वाला है, 2A आने वाला है, और B की जगह आपके पास 2B आने वाला है। R2 निकालिए, ये होगा 4A² 2B। सॉल्व कीजिए। R2 = 8KA²B, और ये क्या है आपके पास, R1 है। तो आपके पास रेट जो है वो इनिशियल रेट की क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं अपन। देखो यहाँ आपको दिया हुआ है कि a + b आपको प्रोडक्ट देते हैं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a इज़ 3 टाइम्स। तो रेट कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। पहला, क्योंकि आपको देखो 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं ना, तो 2 ही रिएक्शन ऑर्डर निकालने होंगे आपको। देखते हैं ऑर्डर निकलवाया है कि रेट तो निकलवाया है, देखते हैं, ठीक है। तो रेट कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ b इज़ 3 टाइम्स, रेट कैसी हो जाती है, 9 टाइम्स हो जाती है। तो रेट लो आपको बताना है। करते हैं सॉल्यूशन। रिएक्शन है a + b गिव्स प्रोडक्ट b। आप इसके लिए रेट लो मान लीजिए, रेट = k A⁻x b⁻y। 2 अननोन हैं और 2 ही आपको केस दिए हुए हैं। पहला केस लगाते हैं। पहले केस में R2/R1 = A2/A1 आपको दिया हुआ है A2 जो है 3 टाइम किया हुआ है, और रेट आपकी हो जाती है डबल। पुट कीजिए इन चीज़ों को, 2R1/R1, यहाँ से आएगा 3A1/A1।
ये हुआ आपके पास 2 = 3 रेज़ टू दी पावर x। अब यहाँ तो आप किसी भी कंडीशन में बेस को सेम नहीं कर सकते, बेस सेम नहीं कर सकते, या दूसरे तरीके से बोल लो आप 3 की कोई सी भी पावर ले लो, आपके पास 2 नहीं आने वाला है। इसका मतलब यहाँ तो आपको ऑर्डर खुद ही निकालना होगा। तो हम इसका लॉग निकालेंगे किस तरीके से, लॉग लेकर। तो लीजिए लॉग दोनों तरफ, ये इस तरीके से होने वाला है। लॉग ने अपने पावर को बाहर फेंकना है, तो ये किस तरीके से होगा, x log 3। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी log 2 ओवर log 3। log 2 की वैल्यू आपको कितनी बताई हुई है, 0.3010, और log 3 की वैल्यू आपको कितनी बताई हुई है, 0.4771। यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है निकाल लीजिए कि अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी। तो ये आपके पास जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी कीजिए 0.66 के ये वैल्यू जो है समथिंग आएगी। ठीक है। केस सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ जो B है उसको 3 टाइम किया हुआ है, तो आपके पास रेट हो जाती है 9 टाइम्स। यूज़ करते हैं इस चीज़ का, तो R2 ओवर R1 आएगा आपके पास V2 ओवर V1 रेज़ टू द पावर n, सॉरी y है, b के रेस्पेक्ट हमने क्या लिया है, y लिया है। तो यहाँ से आपके पास ये होगा 9 R1 ओवर R1 = 3 B1 ओवर V1 रेज़ टू द पावर y। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, और 9 को बोल सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ से बेस सेम है तो पावर सेम आएंगी, और y की आपके पास वैल्यू हो जाएगी क्या, 2। x की वैल्यू आपके पास आई थी लगभग 0.66। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये रेट लॉ में फिक्स करना है। तो आपके पास रेट लॉ हो जाना है कि a रेज़ टू द पावर 0.66 b रेज़ टू द पावर 2। ठीक है। इस तरीके से आप बॉन्ड हॉफ का यूज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ निकालने में कर सकते हो। आपको किस तरीके की क्वेश्चन वो कंडीशन दे सकता है। देखो पेपर में जनरली जो क्वेश्चन का टाइप आता है वो इस तरीके से आता है। ठीक है। वो आपको ये टेबल बना के दे देगा, उसमें कंसंट्रेशन दे देगा, रेट दे देगा, और फिर आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी वॉन्ट ऑफ मेथड से सॉल्व होगा। अगर आपको यहाँ क्या दी हुई है, रेट दी हुई है। ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ से केस ना खुद ही बनाने हैं, खुद ही यूज़ करना है। देखो हम जब वॉन्ट ऑफ का यूज़ कर रहे थे, जब हम ए में चेंज कर रहे थे, तो हम ऐसी कोई इक्वेशन देखना चाह रहे थे कि बी जो है उसमें कोई भी चेंज ना हो, बी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक बार में मुझे एक ही कंसंट्रेशन टर्म से डील करनी पड़े, तो हम यहाँ वो चीज़ें निकालेंगे। तो देखो पहले इन दो को देखो, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए भी चेंज हो रही है, यहाँ ए चेंज हो रही है। ठीक है। ए की चेंज हुई, यहाँ पहले 1 थी और यहाँ 2 हो गई, लेकिन बी की चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। तो इससे मैं केस क्या बना सकती हूँ कि कंसंट R2 ओवर R1 इस वाले केस से केवल A2 पर डिपेंड करने वाला है। सबसे पहले तो मैं कोई रेट लॉ मान लेती हूँ, और वो रेट लॉ जो मैंने माना, जो अपन मानते हैं वही मानेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ B से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो मेरे को B वाली टर्म लिखनी भी नहीं है। देखो लिखते क्यों नहीं है, यहाँ पर B दोनों सेम हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक की पावर तो आप कितनी भी लीजिए। लाइक देखिए यहाँ से आप यदि B2 ओवर B1 करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और 1 की पावर कितनी भी लीजिए वो 1 ही रहने वाली है, केवल एक ही कंसंट्रेशन पर ही वो डिपेंड रह गया। क्वेश्चन करना थोड़ा ईजी हो गया। करते हैं। तो देखिए R2 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, R1 आपके पास इतना दिया हुआ है, A2 आपके पास 2 है, और A1 आपके पास 1 है। सॉल्व कीजिए। यहाँ से आएगा 10 रेज़ टू द पावर -4 से कैंसिल आउट, ये 2 रेज़ टू द पावर x। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस भी हमको खुद ही को बनाना है। अब मेरे को B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो मैं ऐसे ही पहले कोई केस ढूंढने की कोशिश करूँगी कि जहाँ A की कंसंट्रेशन में चेंज ना हो रहा हो, बस B की में हो रहा हो, और नहीं हो रहा है ऐसा कोई भी केस नहीं मिल रहा है, तब अपन ने एक केस किया था ना, एक क्वेश्चन किया था जिसमें A और B दोनों को साथ लिया था। उस तरीके से करेंगे, क्योंकि अब हम A का निकाल चुके हैं। तो देखिए अब आप इनको देखिए,
यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको R1 माना है आपने, इसको R2, इसको R3, तो यहाँ से जब आप R3 ओवर R2 बोल लो, या फिर हम जो जनरली बोलते हैं R2 ओवर R1, उस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा किस तरीके से, B3 ओवर B2 रेज़ टू द पावर y। ये कुछ नहीं, आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, नहीं तो आप तो अपना वही चलने दो, R2 ओवर R1 इज़ इक्वल्स टू B2 ओवर B1 रेज़ टू द पावर y। ठीक है, अब आपके पास जो रेट है R2 की वैल्यू है, या बाद में जो रेट है वो ये है, और पहले भी इतनी ही रेट है आपके पास। B2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू है ये, ठीक है, रेज़ टू द पावर y। और अब ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1 इज़ इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर y। ठीक है, 2 की कितनी पावर लूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। अच्छा, किसी की भी पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये किस तरीके से होगा, तभी तो ये 1 आया होगा। तो इसका मतलब ये जो y की वैल्यू, ये y की वैल्यू नहीं हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, y की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि b के लिए ऑर्डर ये किसके रेस्पेक्ट में है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, यानी कि b की आप कितनी भी कंसंट्रेशन चेंज कर लो, आपकी रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखो, ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते थे, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ आपने a की कंसंट्रेशन को सेम रखा है, लेकिन b की कंसंट्रेशन में चेंज किया है, पर आपकी क्या रेट में चेंज हुआ है, नहीं हुआ। इसका मतलब b आप कितना भी चेंज कर लो, रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। और कंसंट्रेशन का कब ऐसी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ी थी जहाँ रेट पर कंसंट्रेशन का असर नहीं हो रहा था, 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में ये कौन सा ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को अपन यदि यहाँ पर सेट करते हैं, तो यहाँ से आपके पास रेट जो है, रेट लॉ क्या हो जाएगा कि a रेज़ टू द पावर 2 b रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, ये आपका रेट लॉ आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था, जो डिफरेंट रिएक्टेंट है उनके ऑर्डर को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 2। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड पूछा है के। अब आप देखिए, आपके पास ए की कंसंट्रेशन भी है, बी की कंसंट्रेशन भी है, और रेट भी है। रेट लॉ में रेट रखिए, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन की रेट रखिए, ए की कंसंट्रेशन रखिए, बी की कंसंट्रेशन रखिए, और रेट लॉ आ जाएगा। और यदि आपको एक याद है कौन सा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो है ही है, वो रेट कांस्टेंट है। उसके लिए हमने क्या कंडीशन ली थी, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर 1 होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, आपकी रेट और रेट कांस्टेंट बराबर आ रहे थे। देखना ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए है 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी 1 है, दोनों की कंसंट्रेशन यूनिट में है, तो इसकी जो रेट होगी वही क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन ने खुद ही ना आपको आंसर करके दिया है कि इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, 2 × रेज़ टू द पावर -4। लेकिन यूनिट वो आपको लगानी है। यूनिट आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यदि यूनिट आपको याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। और फॉर्मूला क्या था आपके पास, ऑर्डर ऑफ के की यूनिट निकालने का, लीटर मोल इन्वर्स n-1 सेकेंड इन्वर्स था। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो आपके पास ये आएगा लीटर मोल इन्वर्स 2 - 1 सेकेंड इन्वर्स, और यहाँ से आपके पास आएगा ये लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 रेज़ टू द पावर -4 लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो, नेट के पेपर में आप यूनिट नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, और गेट के एग्ज़ाम में भी वो आपसे आपको यूनिट कन्वर्ज़न पूछ ले,
यहाँ तो क्या ही वो यूनिट कन्वर्जन करवाएगा, क्या पता लीटर को चेंज करके दे दे, पर यूनिट आपको निकालना आना चाहिए। फिज़िकल में हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसे बिना यूनिट के नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी क्या होता है, यूनिट के मार्क्स होते हैं, ठीक है। यूनिट से ही तो सारा कुछ खेल पता चलता है यार। के की आपने यूनिट यहाँ लगाई है तो केवल इसी से भी, अगर आपको ये सब कुछ नहीं दिया होता, आपको के की वैल्यू दी हुई होती तो के की वैल्यू देख कर ही तो आप पता करते, सेकंड के की यूनिट देख कर ही तो पता करते सेकंड ऑर्डर है। तो यूनिट तो आपको फिज़िकल में लगानी ही लगानी है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो। आदत डालोगे तभी वो आदत में आएगा, ठीक है। तो ये आज हमने सारा डिटेल में क्या पढ़ा है, वॉन्ट ऑफ मेथड के बारे में पढ़ा है। कल इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ मेथड के बारे में और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड के बारे में। तब तक के लिए आप इन सबको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।